Good evening, everyone. Is audio and video clear to you guys? Let me know in the comment section. So students, आज है हमारा डाउट सेशन। इसमें आप ब्लड रिलेशन का जितने भी हमारे टॉपिक हो चुके हैं रीजनिंग के, उसमें से अगर कोई डाउट है आपको या फिर पेपर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आज आप अपने डाउट रख सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। वेट कर लेते हैं 2 to 3 मिनट्स ताकि सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं अपना सेशन। हाँ जी अदिति, दिसंबर की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में पेपर होगा हमारा। गुड इवनिंग दिव्या, करिश्मा। क्या समझ में नहीं आया राखी? डीआई डीआई तो भी हमने शुरू ही नहीं किया है। गुड इवनिंग परमदीप, साक्षी। आई एम गुड परमदीप, व्हाट अबाउट यू? गुड इवनिंग पूजा, भावना। फॉर्म राखी या तो सितंबर के एंड में बोल रहे हैं, नहीं तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में 80% चांस है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। सो अभी एक बार सेशन शुरू करते हैं, फिर मैं आपके एक एक करके डाउट लेती हूँ। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू कुहार एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। वेलकम टू फिलर फॉर्म ऐप। सो स्टूडेंट्स, अभी जो तीनों हैंडल्स आपको स्क्रीन पर विजिबल हैं, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम हैंडल। जिसने अभी तक इन तीनों हैंडल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि इन्हीं तीनों हैंडल्स पर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। चाहे वो हमारा पेपर के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हो, कोर्स के रिगार्डिंग हो, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सभी की सभी आपको इन्हीं हैंडल्स पर देखने को मिलेंगी, तो इनको जरूर फॉलो कर लो। ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी लाइव चल रहे हैं। मैं आई एम गुड तजीम, व्हाट अबाउट यू? सो अब शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज आपका वो जो फैमिली चार्ट था वो भी मैं दोबारा एक बार समझा दूंगी आप लोगों को, जिस जिसको भी दिक्कत थी। एक एक करके बताना, ऐसे नहीं।
फैमिली चार्ट, ओके। हाँ जी पूजा, टुडे इज डाउट सेशन क्लास, क्योंकि हमने डिसाइड किया था 10 डेज के अंदर हम एक डाउट सेशन क्लासेस रखेंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट रह जाते हैं वो कवर हो जाए। हाँ जी, एक एक करके, एक सेकंड रुको, एक एक करके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ मैं। फोटो वाले से क्वेश्चंस, ठीक है। ओके दीपमाला, अभी मैं बना देती हूँ फैमिली चार्ट। हाँ जी राखी, बिल्कुल आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हो। दिव्या, टुडे इज डाउट सेशन, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी यूनिट में पेपर 1 की, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। डीआई राखी, हमारा होगा डीआई आफ्टर रीजनिंग, हम स्टार्ट कर देंगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारा। अंकिता, जो थ्योरी वाला पार्ट है हमारा, थ्योरी वाले पार्ट, चीजें जो मैंने समझाई थी चीजें वही हैं, बस उन वर्ड्स को आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में वो डायरेक्ट वही सेम वर्ड्स, सविकल्पिका निर्विकल्पिका सेम वर्ड्स आते हैं। ओके पूजा, बिल्कुल। पहले तो ना मैं सबसे पहले एक बार चार्ट बना देती हूँ, अच्छा सा फैमिली चार्ट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम निकालिए। सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आपका जो सिलेबस है ना वो कवर हो। एक बार मैं डिटेल में बताती हूँ प्रैक्टिस कैसे करें। एक बार मैं फैमिली चार्ट बना देती हूँ तो वो देख लो सभी। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं 4 जनरेशन्स को। सबसे पहले मान लो ये आ गई हमारी पेरेंट्स की, पेरेंट्स वाली जनरेशन, ठीक है। तो पेरेंट्स के अंदर नेक्स्ट पेज पे करती हूँ अच्छे से। 4 जनरेशन लेके चलो, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अंकिता भी बताती हूँ मैं, एक बार फैमिली चार्ट देख लो। तब तक कोई भी बच्चा अपना डाउट कमेंट सेक्शन में मत लिखो, क्योंकि मेरा ध्यान सारा सिर्फ चार्ट बनाने पर है। एक बार चार्ट बन जाए फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो कमेंट है वो देखूंगी, और देन आपको एक एक करके रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अपने से लेके चलते हैं, ये आ गई हमारे पेरेंट्स की। कपल को हम, यहाँ इस पेज पे लिख रही हूं मैं, कपल को हम डिनोट करेंगे इस वाले एरो वाले साइन से। जो जो कपल होगा उनके बीच में हम ये वाला साइन लगाएंगे। सिबलिंग्स जो होंगे, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, तो भाई बहन में हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे उनके बीच में, जिससे हमें पता होगा कि ये भाई बहन है और ये कपल है। के लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन, और फीमेल जो भी होंगी, मतलब गर्ल्स होंगी, उनके लिए हम करेंगे प्लस का साइन यूज, ठीक है। अब देखो हम अपना ही चार्ट बनाते हैं, अपनी फैमिली का चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले आएंगे हमारे पेरेंट्स, तो मम्मी पापा, ठीक है। तो एम लिख देती हूं मैं, मम्मी, और ये दोनों कपल हैं, इनके बीच में एरो वाला साइन, और पापा, ठीक है। उसके बाद अगर पापा के जैसे मान लो मेरे पापा 3 भाई हैं, तो तीनों भाई, तो एक हो गए ताऊ जी, अगर उनकी वाइफ है तो वो भी इसी जनरेशन में आएंगी, ठीक है। साथ में अंकल, जो
इंग्लिश में जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा, अगर ताऊ जी हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी अंकल ही कैटेगरी में ही आएंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। और साथ में उनकी भी वाइफ होगी आंट। तो वो सारे इस ही एक ही जनरेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मम्मी के कोई भाई बहन है, वो भी इसी जनरेशन में आएंगे। मान लो मामा है, मैटरनल ब्रदर कह रही हूँ, सॉरी, मैटरनल पेरेंट्स में भी आ सकते हैं ये, या फिर इसको अंकल में भी, जो जैसा भी होगा आपको, या तो ऑप्शन में अंकल दिखेगा, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। अगर इनकी वाइफ है, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी। अगर मम्मी की कोई सिस्टर है, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। और उनका अगर उनके कोई हस्बैंड है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, मतलब एक सेम जनरेशन वाले लोग एक ही कैटेगरी में आएंगे। हमारे जो मम्मी पापा हैं, उनसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि पापा का अगर कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, वो इसी कैटेगरी में आएंगे। और उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड, अगर पापा के भाई हैं तो उनकी वाइफ भी इसी कैटेगरी में, इसी जनरेशन में। और अगर उनकी सिस्टर है तो उनके हस्बैंड भी इसी जनरेशन में। उसके बाद अगर मम्मी के कोई भाई या बहन है, तो वो भी इसी जनरेशन में आएंगे। लेकिन अब उसके बाद बात करते हैं हमारी, इनके जो बच्चे हैं वो सारे आएंगे इस वाली जनरेशन में, अपने वाली जनरेशन में। तो यहां से हम नीचे वाले की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एरो, मान लो हम दो भाई बहन हैं, तो ब्रदर, और हम सिबलिंग्स हैं, और साथ में ये, अगर जो मेरे भाई की वाइफ होगी, वो भी इसी जनरेशन में आएगी। और जो सिस्टर का हस्बैंड होगा, वो भी इसी जनरेशन में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भाई के भाई, वो भी इसी जनरेशन में आएंगे। और जो ये हमारी जो बुआ, मामा, मौसी, इन सब के जो बच्चे हैं, वो भी इसी जनरेशन में आएंगे। सेम एज वाले एक ही जनरेशन के अंदर आएंगे। उसके बाद इस वाली जो लास्ट वाली जनरेशन है, इसमें आएंगे हमारे भी बच्चे जो होंगे, वो आएंगे इस वाली जनरेशन में, जिसको हम बोल देंगे ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। इनके जो हस्बैंड होंगे, इनकी जो वाइफ होगी, वो आएंगी इस वाली जनरेशन में। ठीक है, और जो सबसे ऊपर होंगे, यहाँ पे हमने अपने पेरेंट्स से बात की थी, तो यहाँ पे आएंगे हमारे दादा और दादी। तो ये दादा के लिए माइनस, दादी के लिए प्लस। तो दादी के भी अगर कोई सिस्टर या ब्रदर हैं, वो इसी जनरेशन में आएंगे। दादा के भी अगर कोई सिस्टर या ब्रदर हैं, तो वो इसी जनरेशन में आएंगे। अब क्वेश्चन में जैसा भी दे रखा है, वैसे ही जनरेशन के अकॉर्डिंग चीजें पुट करते जाओ। और क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। तो ये होता है बेसिकली हमारा चार्ट। बिल्कुल पैटर्नल एंड मैटरनल, पापा की जो फैमिली साइड है वो होंगे पैटर्नल, और जो मम्मी की साइड होंगे वो होंगे मैटरनल। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स हो जाएंगे नाना नानी। ओके प्रिया, मैं एक बार और समझा देती हूँ। अब मैं ना एक बार इसको हिंदी में समझा देती हूँ, हिंदी में वर्ड्स लिख देती हूँ। चार जनरेशन से हम अपने चार्ट को समझते हैं, क्योंकि इन चार जनरेशन में से ही क्वेश्चन होता है। हम लेके चलते हैं अपने पेरेंट्स से, तो यहाँ पे ले लो मम्मी, और मम्मी और पापा के दोनों कपल हैं, तो उनके बीच में एरो का साइन। मम्मी और पापा, ये दो इंसान होते हैं फैमिली के अंदर, उन्हीं की फैमिली हमें दिखानी है। तो अगर पापा के भाई हैं या पापा की बहन है, तो वो सारी इसी जनरेशन में आएंगे, क्योंकि वो सेम जनरेशन के हैं, तो वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। तो सिबलिंग के लिए ये वाला एरो, तो यहाँ पे ही
ताऊ चाचा सब यहीं पे आएंगे। अगर ताऊ की जो वाइफ है वो भी यहीं पे आएगी, साथ में चाचा जो हैं वो भी यहीं पे आएंगे, और जो चाचा की वाइफ हैं वो भी यहीं पे आएंगी। साथ ही अगर बुआ है वो भी यहीं पे आएगी, और जो फूफा हो गए वो भी यहीं पे आएंगे। तो सारे होंगे आपको इसी कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मम्मी की भी जो फैमिली के मामा हैं वो भी यहीं देखने को मिलेंगे, मामी हैं वो भी यहीं देखने को मिलेंगी, अगर मौसी हैं वो भी यहीं देखने को मिलेगी, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी यहीं देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में चाहे मामा है, ताऊ हैं, चाचा हैं, सबके लिए अंकल यूज होगा, और जो मामी है, ताई है, चाची है, बुआ, इन सब के लिए आंट वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो सेम एज के मम्मी और पापा के जो भाई बहन है वो मम्मी पापा वाली ही कैटेगरी में आएंगे। वो ना तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, ना इससे नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। फिर हम बात करते हैं अपनी, तो इस कपल के जो बच्चे हैं, मतलब हम, तो भाई और बहन जितने भी हैं ये भी यहीं आएंगे इसी जनरेशन में। साथ में इनके जो बच्चे हैं वो भी हमारे क्या लगे, सेम एज के हुए, हमारे सेम गैप हुआ, भाई बहनी लगे, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे सारे। और इनके भी जो बच्चे हैं, चाहे वो छोटे भी हैं, मान लो कोई अभी पैदा हुआ है 2 साल का है और हम हो गए अभी 25 के, तो वो भी सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसा आप लोगों को समझ में आए। लेकिन क्वेश्चन ना ऐसे ट्री में करने से जो एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे जल्दी सोल्व होते हैं, तो वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके बाद जो हमारे बच्चे होंगे वो सारे आएंगे जिसको हम पोता पोती बोल देंगे एक तरीके से अपने पेरेंट्स की, क्योंकि हमने कंपेयर किया है अपने पेरेंट्स से। तो इनके भी बच्चे सब आएंगे इस कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे मम्मी पापा के जो पेरेंट्स होंगे, दादा दादी, और मम्मी के जो पेरेंट्स होंगे, नाना नानी, वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्लियर है वो सबको? ऐसे बनता है ये चार्ट। अब बताओ जिस जिसको भी फैमिली ट्री में दिक्कत थी, क्लियर है सबको? ठीक है, अब लेते हैं अपना नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट बताओ मुझे अब क्या डाउट है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। जितना हमने कराया है आज तक का वो क्लियर होना चाहिए, तभी आगे करने में मजा आता है। और पेपर आ गया है, अगर आपको किसी भी चीज पे कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, या वैसे कोई दिक्कत है आपको, तो आप शेयर कर सकते हो मेरे से। क्योंकि एग्जाम जैसे आता है ना, हाँ जी सविता, आज डाउट सेशन है, जैसे एग्जाम आता है तो बच्चे ना पैनिक कर जाते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको अपनी तैयारी वैसी ही रखनी है। अब तो बल्कि अच्छा हो गया, आपको एक पर्टिकुलर डेट मिल गई कि इतने तारीख तक हमें अपना सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करनी है। ओके, एक क्वेश्चंस मैंने कल जो आपको दिए थे उसमें से एक क्वेश्चन दो मेरे को, फिर हम सोल्व करते हैं उसको। प्रैक्टिस कैसे करें वो देखो करिश्मा, मैंने लास्ट वाले डाउट सेशन में भी बताया था। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आप लोगों की पेपर 1 और पेपर 2, एक सेकेंड रुको, स्ट्रेट लाइन लगाती हूँ।
ठीक है, अब ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ऑन एन एवरेज बताना पेपर 1 और पेपर 2 की कितनी यूनिट्स का आप लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है। जो क्वेश्चन है ना, ओके दीपमाला भी बताती हूँ मैं, इसके ऑप्शंस भी दो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं सब। सबसे पहले मेरे को तजीम, फिर तो आप है ना, बहुत मतलब आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपका एक पेपर ऑलरेडी तैयार है। अब आपको पेपर 2 पे फोकस करना है, तो सबसे पहले मैं तजीम के लिए बता देती हूँ, ठीक है। पहले बाकी अभी सभी बच्चे रुक जाओ, मैं तजीम के लिए बता देती हूँ। अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है तो अब आप क्या करो, पेपर 2 में डेली 2 घंटे दे दो सिर्फ रिवीजन को, ताकि आपके जो 90 क्वेश्चंस ठीक थे उससे नीचे आपका ग्राफ नहीं जाना चाहिए बल्कि इससे ऊपर ही रहेगा। तो 2 घंटे दो, जिसमें 1 घंटे में अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, अगर उसको डिटेल में जैसे थ्योरीज वगैरह होती हैं वो पढ़नी है तो वो पढ़ लो, और 1 घंटे लगा दो पीवाईक्यू, ठीक है। उसके बाद पेपर 1, मैं ये पूरे 24 घंटे में से बता रही हूँ, 2 घंटे आपके डिवाइड हो चुके हैं, 8 घंटे की नींद मान लो, चलो 10 घंटे साइड में रखो, और 3 क्लास होती है शायद पेपर 1 की, तो 3 घंटे मान लो क्लास के, तो 10 और 3 13 घंटे हो गए। 13 घंटे के बाद आपके पास 11 घंटे। इस 11 घंटे में क्या करो, सबसे पहले देखो जो आपको नंबर दिलवाएगी, कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी कर दो। 5 क्वेश्चन यहाँ से ठीक आपके पेपर 1 में, क्योंकि आपको पेपर 2 में 90 मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपको जेआरएफ निकालने के लिए 30 क्वेश्चन ठीक चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन हो गया, डीआई हो गया, ये क्वेश्चन फिक्स है 10। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसके भी 5 होते हैं। रीजनिंग वाले की भी 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, 5 की बजाय इसको आप 6 भी क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें से 3 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं और 3 क्वेश्चन वहां से देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो 5 10 15 20, 4 यूनिट ने आपको 20 क्वेश्चंस दे दिए। 20 के 21 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 22 भी हो सकते हैं इस यूनिट में से, तो बच गए आपके 8। ये तो वो यूनिट है जिसको आपको बिल्कुल पी के जाना है, क्योंकि आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको पेपर 1 में हर हाल में 30 क्वेश्चंस ठीक करके आने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स को ले लो, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो उसको साइड में रख दो। हायर एजुकेशन को उठाओ, कम्युनिकेशन को उठाओ, यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन दोनों यूनिट मिला के ठीक होंगे ही होंगे, अगर उनकी सारी थ्योरी करके जाओगे तो, ठीक है। आईसीटी को उठाओ, 5 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। बस ये यूनिट भी ना अच्छे से कर जाओ आप, अगर आपसे बाकी चीजें नहीं हो रही। हाँ जी तजीम, समझ सकती हूँ मैं बिल्कुल आपकी बात, कि अगर 90 क्वेश्चंस ठीक होने के बाद भी जेआरएफ ना होना तो कैसा फील हुआ होगा। तो आप मेरी बस ये चीज नोट कर लो, कम कॉम्प्रीहेंशन डीआई और हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, ये 4 यूनिट तो आपको छोड़नी ही नहीं है, इनके पीछे तो ऐसे पड़ जाओ बस, दिन रात आपको ये यूनिट देखनी चाहिए। उसके बाद अगर मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स को करो, नहीं तो मैथ्स को साइड में रख दो, क्योंकि आपको पेपर निकालना है हर हाल में। हायर एजुकेशन थ्योरी की यूनिट है, सारे आपके जो स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, मतलब वहां पे तो उसको आप कर लोगे, ठीक है। हायर एजुकेशन को पकड़ लो। कम्युनिकेशन इतनी इजी है, इतनी इजी है, एक बार कम्युनिकेशन को उठा के देखो, बिल्कुल, ठीक है तजीम। तो ये 7 यूनिट आपको मैं बता रही हूँ, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, डीआई, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हायर एजुकेशन और आईसीटी, ये 7 यूनिट बहुत अच्छे से कर जाओ।
आपके 30 क्वेश्चन से तो ज्यादा ही ठीक मिलेंगे, 30 आपको चाहिए क्योंकि 90 अगर आपके वहां बन रहे हैं तो आपका JRF 100% है। बस ये 7 यूनिट के लिए टाइम दे दो अपना। रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती है, उसको एक बार साइड में रख दो, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था आप लोगों के पास 10 यूनिट पेपर 1 की हैं, 10 यूनिट पेपर 2 की हैं, तो सारी यूनिट करने की जरूरत नहीं है। वहां आपका कोई परसेंटेज ये नहीं है कि जिसके 99% नंबर आए हैं उसका JRF हो रहा है, नहीं। स्मार्ट वर्क करो। जो चीजें पिछली बार भी मैंने कहा था पेपर में से एनालिसिस करो, ये पेपर 1 का मैं एनालिसिस ही बता रही हूँ। ये 7 यूनिट अच्छे से कर जाओ, बिल्कुल अच्छे से। और बाकी 3 यूनिट्स को बिल्कुल भी ऐसे मत करो कि बिल्कुल ही छोड़ के चले गए। उनको बस ऐसे देख लो कि हाँ उनके क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट तो कर ही दोगे। बिल्कुल तजीम, क्योंकि अगर एक बच्चे के 90 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं पेपर 2 में, अगर वो पेपर 1 से मार खा रहा है तो मतलब मेरे को खुद अच्छी नहीं लगी ये चीज। तो मैं बस आपको यही कहूंगी 2 घंटे दो पेपर 2 को, जिसमें आप पेपर 2 का, ताकि आपका जो 90 का ग्राफ है वो नीचे ना आए। 2 घंटे में पेपर 2 के जितने PYQ लगा सकते हो, जितने रिवीजन कर सकते हो वो कर लो, बाकी का टाइम पेपर 1 को दे दो। प्रिया एंड अंकिता, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो छोड़ दो मैथ को, ठीक है। 10 यूनिट है आपके पास। अगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, दो चीजें होती हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। कुछ बच्चों का थ्योरी बहुत स्ट्रोंग होता है और कुछ का प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रोंग होता है, और कुछ का दोनों ही एवरेज होता है। तो जिसका अगर प्रैक्टिकल वीक है और थ्योरी स्ट्रोंग है तो थ्योरी यूनिट्स को उठाकर उनको बिल्कुल पी जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। बिल्कुल तजीम, बस यही करते रहो, PYQ लगाते रहो। और भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे पास टेलीग्राम पे पर्सनली भी मैसेज भेज देना। मैं क्वेश्चंस जैसे मैंने कल साक्षी के पास भी शेयर किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे पास शेयर कर देना। मैं आप लोगों के पास जरूर जितनी हो सकेगी ना मेरी तरफ से मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं और फिर उसके बाद सिर्फ एक नंबर या कुछ नंबर से ऐसे रिजल्ट रह जाता है तो बड़ा दुख होता है। जिनका मैथ अच्छा नहीं है ना तो वो एक काम करो, एक बार आपने मैथ्स की पूरा जो कोर्स था वो ले चुके हो, ठीक है। अब जो मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस है ना, मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चंस है कि भाई इजी क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में 5 क्वेश्चन आते हैं या 6 क्वेश्चन भी दिखे तो एक या दो तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिखने को जरूर मिलेगा। तो एटलीस्ट आप उस एक या दो जो क्वेश्चन है ना वो आपका सही मिले, आपका बेस तो मतलब ये हो कि हाँ भाई चीजें तो आती हैं। बिल्कुल रेखा, मैं काम करूंगी कॉम्प्रीहेंशन के जो प्रैक्टिस सेट है ना उनका स्क्रीनशॉट मैं ना आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट तो भेज देती हूँ, बट फिर वो क्योंकि मैं चीजें ढूंढ के भेजती हूँ तो उसमें बहुत जहाँ पे आंसर होते हैं तो मैं आंसर भी भेज देती हूँ, जहाँ पे आंसर नहीं होते तो फिर वो एक एक चीज का आंसर मेरे लिए सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे को और भी चीजें होती हैं। तो मैं आप लोगों के पास क्वेश्चंस तो भेज दूंगी, लेकिन फिर आप लोगों को आपस में इंटरेक्शन करके उन चीजों का आंसर मैच करना पड़ेगा, ये फिर आपको अपने पास से करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी यूनिट के अगर आप मेरे से क्वेश्चंस मांगोगे मैं प्रैक्टिस के लिए आपके पास भेज दूंगी, बट फिर आपको अपने पास से करनी पड़ेंगी चीजें। कोई नहीं प्रिया, तो एक अंकिता एक काम करो, मैथ्स को साइड में रख दो आप। यूनिट आपने पेपर 1 है जो हमारा, पेपर 1 में देखो सबसे पहले होती है टीचिंग, फिर होती है रिसर्च, फिर है कॉम्प्रिहेंशन, फिर है कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग, DI, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। जिन बिल्कुल मैं लास्ट में बताती हूँ, जिनकी थ्योरी अच्छी है तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ हायर एजुकेशन को रट दो। हायर एजुकेशन का अगर आपको कोर्स पे वीडियो मिल रही है ना तो वो भी देख लो। आपको जो ये मैराथन क्लासेस डालते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मैराथन क्लासेस डाली हैं यूट्यूब पे,
वहां से करो, जितनी हो उसके हायर एजुकेशन को पी जाओ। यहाँ पे आपको आपके 3 या 4 से क्वेश्चन ठीक मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये भी सारी थ्योरेटिकल है, इसमें से भी 3 या 4 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे तो। जिसका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है वो थ्योरी पे बिल्कुल थ्योरी में घुस जाओ। डीआई में ऐसे कराऊंगी, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी, मैं नहीं मान सकती डीआई में मेरे कराने के बाद क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। डीआई मेरे पे छोड़ दो, मैं कराऊंगी मैथ्स रीजनिंग एंड डीआई, ये 3 यूनिट है मेरे पास। बाकी की जो यूनिट्स हैं वो प्रियंका मैम 3 यूनिट्स शायद प्रियंका मैम कवर कराएंगी, और 3 यूनिट्स जीतू सर कराते होंगे, वो उनके ऊपर है उन्होंने कैसे कैटेगराइज किया, क्योंकि मैं बाद में आई थी, मैंने बाद में फिलर फॉर्म ज्वाइन किया है, पहले उन्होंने जो सिलेबस है वो डिवाइड कर चुके थे, ठीक है। तो डीआई को भी छोड़ दो, डीआई से 5 क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे ही होंगे, बस जैसे मैं कहूंगी उतनी प्रैक्टिस कर देना। आईसीटी, आईसीटी में से बाइनरी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ और भी जो चीजें है ना आईसीटी के अंदर, मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट आर्गुमेंट के अंदर। रैम रोम सबको पता होगा, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसने बचपन से कंप्यूटर पढ़ा होगा उनके लिए तो इजी होगा, लेकिन कंप्यूटर बस उनको मुश्किल लगेगा जिन्होंने कंप्यूटर 10th क्लास तक या 12th क्लास तक नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि पहले के टाइम पे नहीं होती थी ये चीजें, तो जिसने नहीं पढ़ा है ये तो उनको आईसीटी मुश्किल लगेगा, लेकिन जिसने अगर पढ़ा है ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से भी। बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वहां से क्वेश्चन आ जाता है, करंट अफेयर्स का 1 या 2 क्वेश्चन होता है। करंट अफेयर्स ऐसा कुछ नहीं है जैसे एसएससी सीजल वगैरह में होता है, 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से होता है करंट अफेयर्स का, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं होती। आता है करंट अफेयर्स, बट 1 या 2, 1 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखो आईसीटी, तो जो जिन बच्चों के पास कंप्यूटर है तो मैं उनको जरूर सजेशन दूंगी, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है ना तो आईसीटी को छोड़ के मत जाओ, आईसीटी नंबर दिलाएगा। बिल्कुल तजीम बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी, करंट ज्यादा नहीं आता है, 1 या 2 क्वेश्चन ही होता है करंट का। उसके बाद कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उन्हें तो पता होगा कम्युनिकेशन कितनी इजी है, कितनी ज्यादा इजी है। बाकी अगर उसके बाद भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को बता देना, या फिर कोई टॉपिक समझना है तो वो भी बता देना, वैसे तो प्रियंका मैम ने बहुत अच्छे से करा रखा है। ठीक है, कम्युनिकेशन भी इजी है, बट कम्युनिकेशन से 2 या 3 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, बट 2 या 3 क्वेश्चन भी ठीक होंगे, हमें तो अपने 30 क्वेश्चन तक का वो रखना है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मैं अभी बताती हूँ, 5 क्वेश्चन तो इसके भी बिल्कुल पक्के होते हैं। उसके बाद रिसर्च, जिसको अगर रिसर्च वाला टॉपिक पसंद है तो वो करो, जिसको नहीं पसंद तो उसको छोड़ दो, इसका जो थ्योरी पार्ट है ना बस वो कर लो, थ्योरी वाला इसका बहुत इजी पार्ट है। और टीचिंग, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, 6 भी मिल जाए। अदर एग्जाम के साथ कैसे करें मैं बता देती हूँ, जैसे जो मैथ रीजनिंग है अदर एग्जाम में इतनी ज्यादा हाई लेवल की होती है कि आपको यूजीसी वाला मैथ तो फिर बहुत इजी लगेगा अगर आपका उस लेवल की मैथ की तैयारी होगी है तो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, टाइम डिवाइड कर लो, क्योंकि अदर एग्जाम्स में क्या होते हैं, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश एंड करंट जीके होती है, जिसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब होती है। तो यहाँ पे हमारा जो उसको आप क्या करो, टाइम डिवाइड कर लो, जैसे दिन में अगर आप 14 घंटे भी पढ़ाई को दे रहे हो तो 5 घंटे रख दो यूजीसी के लिए, और जो बाकी के 9 आवर्स है वो रख दो अपने दूसरे पेपर के लिए।
जब आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी के आपका फोकस वहां पे होना चाहिए, और जब आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपका फोकस वहीं उस पे ही होना चाहिए। ऐसे करके हो सकती है। किस चीज की शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं दीपमाला? और मैं ना आप लोगों को एक चीज और, पेपर वन में ना मैं आप लोगों को एक और चीज सजेस्ट करूंगी। कोर्सेज के आप क्लासेस देख रहे हो, अच्छी बात है, बट ये पेपर थोड़ा है कि भाई इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं। तो ना सिलेबस खत्म होने के बाद जो मैराथन क्लासेस होती है ना पेपर वन की, जो मैराथन क्लासेस होती है जैसे पूरी कंप्लीट कम्युनिकेशन, पूरी कंप्लीट हायर एजुकेशन, 9 9 10 10 घंटे की क्लासेस डाल रखी है मैंने अपने टाइम पे ना। सिलेबस खत्म करने के बाद उन चीजों को जरूर देखा था, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। उससे क्या होगा, आपको एक दिन दे दो, जैसे आप कम्युनिकेशन अभी खत्म होगी ना, एक दिन दो पूरा कम्युनिकेशन को, और वो 10 घंटे वाली क्लास देखो। कितना, इतने ज्यादा आपको अलग अलग चीजें भी पता चलेंगी, क्योंकि सबका समझाने का तरीका अलग होता है। तो अपना जो एरिया है ना उसको वास्ट करो, क्योंकि आपको, आपका जो लास्ट गोल होना चाहिए कि वो है कि मेरे को पेपर निकालना। रिवीजन के टाइम पे मैराथन क्लासेस होगी, पीवाईक्यू की मैराथन क्लासेस होती हैं, जहां से जो मिले ना वो देखो, बट सिर्फ पेपर वन। जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, तो उससे क्या हो गया, आपको हर तरीके का आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीवाईक्यू पेपर सोल्व करने से प्रिया 30% और 40% पेपर पीवाईक्यू पे बेस्ड होता है। हाँ जी अंकिता, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी? निर्मला, मैं बता रही हूँ, अगर पहले मेरे को ये बताओ, मैराथन क्लासेस हमारी जो होंगी वो तो होंगी लास्ट में होंगी। मैं बाकी टीचर्स की कह रही थी, अगर किसी की आपको यूट्यूब पे पसंद हो तो वहां से देख लेना। हमारी मैराथन क्लासेस भी, मेरी तो कोई मैराथन क्लास नहीं है क्योंकि मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, बट शायद जीतू सर और उनकी होंगी, आपकी यूट्यूब पे देख लेना एक बार। बिल्कुल तजीम, आप ना एक काम करो, मैं जैसे मैंने आप लोगों को आपको बताया वो 7 यूनिट आप एक बार बिल्कुल पक्की कर दो। अदर एग्जाम के साथ निर्मला ऐसे ही हो सकता है, आपको टाइम डिवाइड अलॉट करना पड़ेगा, हाफ टाइम उस पेपर के लिए और हाफ टाइम उस पेपर के लिए। और उसमें भी ये देखो कौन सी, सबसे पहले तो ना कोई भी किसी भी चीज की तैयारी करो तो अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट एक इंसान को अपना पता होता है, कि भाई मैं किस चीज में स्ट्रॉन्ग हूँ और किस चीज में वीक हूँ, कौन सा सब्जेक्ट में कर सकता हूँ और कौन सा नहीं कर सकता। दूसरों के आगे तो कोई कुछ बोले, अपने आप से कोई झूठ नहीं बोलता। तो सबसे पहले तो अपना वही पॉइंट देखो, वही सब्जेक्ट्स निकालो, उसके बाद फिर टाइम दो, चाहे वो आपका यूजीसी वाला पेपर है या दूसरा पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को टाइम दो कि भाई मैथ वीक है और आपको मैथ अच्छा लगता है करना, तो उसको इतना टाइम दे दो। और यूजीसी में आप मैथ छोड़ सकते हो तो इसको साइड में रख दो, बाकी यूनिट्स पे ध्यान दे दो, लेकिन दूसरे में आप मैथ्स नहीं छोड़ सकते तो फिर आप वहां पे ध्यान दो। ओके अंकिता, फर्स्ट चैप्टर था हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स। तो मैं काम करूंगी जिस दिन, अभी जो हमारा नेक्स्ट डाउट सेशन होगा ना, तो उसमें मैं आपको एक बार दोबारा से ओवरव्यू दे दूंगी। तो अभी अगर आपको वो नहीं हो रहा तो उसको साइड में रख के आप बाकी चीजों पे फोकस करो। ओके राखी, मैं आपको दे दूंगी, आप मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो दे दूंगी, आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, जो भी आपको क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। पेपर वन होगा चंद्रकांत, जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे कर लो, पेपर वन होगा। टेलीग्राम जो है हमारा,
टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ पे शेयर नहीं होता। मैं एक बार देख लेती हूँ, एक सेकेंड रुको, शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, दोबारा एक बार ट्राई करती हूँ। अब देखना, मैं अभी मैंने लिंक शेयर किया है, क्या ये आप लोगों को शो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है? ओके, तो मैं यहाँ पे ना अपना नंबर ही नोट कर रही हूँ, मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, कमेंट्स में लिख रही हूँ मैं, नोट डाउन कर लो। और जब मेरे पास मैसेज करो तो मेरे को बता देना अपना नाम, क्योंकि मेरे जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे होते हैं तो उनके भी मैसेज आते रहते हैं, तो फिर मेरे को ऐसे बता देना कि फॉर्म फिलर फॉर्म। बिल्कुल हो जाएगा अंकिता। अगर मैं ना आप लोगों को बिल्कुल सच में एक बात बताऊं, अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे ना, स्मार्ट स्टडी करोगे तो सिर्फ 1 से लेके 1.5 मंथ एनफ है पेपर 1 के लिए यूजीसी के। पेपर 2 जितना कर लिया आपने, पेपर 1 आपने जितना किया है, सॉरी पेपर 2 जितना किया है उसको अब रिवाइज करो। अब जब पेपर का टाइम आ गया है, 4 से 5 घंटे क्लासेस के बाद इसको दे दो, पेपर 1 को। हाँ जी निर्मला, नहीं नहीं, बुरा तो इसमें बुरा क्या मानना है। अदिति, वो ना जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो उसकी वजह से जो लैपटॉप है वो स्क्रीन नहीं उठा पा रहा, तो इस वजह से। एक सेकंड रुको, मेरे पास तो ऑलरेडी इतने सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। अब देखो, अब हो जाएगा। अब ट्राई करो, अब शो हो जाएगा। थैंक यू चंद्रकांत। हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ 1 से 1.5 मंथ्स की अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, पेपर 1 क्लियर है, पेपर 1 में। हाँ जी, मैं सेंड कर चुकी हूँ नंबर, एक बार कमेंट्स में ऊपर जाके स्क्रॉल करो, आपको नंबर मिल जाएगा।
कल मैंने स्टूडेंट्स को ऐड तो किया है, आपका नंबर रह गया होगा पायल, आज देखती हूँ मैं। नहीं तो मैंने मैसेज कर दिया, मेरा नंबर मैंने मैसेज कर दिया, आप मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी। अब जो बच्चे रह गए हैं ना, मैंने नंबर शेयर कर दिया है, तो मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, जो बच्चे ऐड नहीं है उनको मैं ऐड कर दूंगी। प्रिया ऑलरेडी टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप मेरे पास मैसेज कर दो, मैं वहां पे आपको ऐड कर दूंगी। अब मेरे को बताओ कोई और डाउट है? एक सेकेंड में दोबारा लिख देती हूँ। अब मैंने लिख दिया है दोबारा, जिसको नहीं मिल रहा। अब और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। प्रिया मेरे पास मैसेज कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगी। क्वेश्चन बता दो मेरे को, दीपमाला का भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन को विद ऑप्शंस जो थे वो कमेंट्स में लिख दो। कोई बुक जो भी फिलर फॉर्म ने बुक दी है, जिन बच्चों ने परचेज की है, आप उनसे एक बार फीडबैक पूछो कि कैसी बुक है। अगर अच्छी लगी उन बच्चों को तो आप भी परचेज करके देख लो, क्योंकि वैसे जो हमारी यूजीसी है उसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई अरिहंत से पढ़ता है, सबके अपने अपने हैं। बिल्कुल अंकिता, आप टेंशन मत लो। और एक मैं कॉम्प्रीहेंशन बताने वाली थी, मैंने वैसे आज थर्ड आउट सेशन है, हर एक में बताया है। कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करने का तरीका देख लो। और मैंने कल भी कहा था, जिसको भी अगर कोई भी डाउट है तो वो मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज भेज देना, क्योंकि मैं टेलीग्राम चेक करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो बाकी ग्रुप्स हैं वो भी हैं उसमें। तो आपको किसी भी जैसे कोई भी क्वेरी है, अगर ग्रुप में इतने सारे बच्चों के सामने आपको शेयर नहीं करनी, तो वो पर्सनल मेरे पास शेयर कर देना, मैं वहां से आपको देख लूंगी। या फिर अगर किसी को किसी भी चीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मेरे पास वहां पे मैसेज कर सकता है। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या करना है, जैसे ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन होता है पूरा कंप्लीट, और नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे 1 2 3 4 5। तो जो दीपमाला के साथ आपके जो ऑप्शन थे ना वो भी दो मेरे को। क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नीचे दिया होगा, साथ में होंगे 4 आंसर, तो आपको क्या करना है, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो लाइन होगी ना, जो क्वेश्चन की लाइन है, उस लाइन को पैराग्राफ के अंदर जाके ढूंढना है। पैराग्राफ में मान लो यहाँ पे वो लाइन मिली, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो यहां से लेके यहां तक की जो 3 लाइन बनेगी, इनको पढ़ो, इनका मीनिंग समझो, और उसके बाद अपने ऑप्शन देखना, आपका एग्जैक्ट आंसर सही होगा। ऐसे ही फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलना, सेकंड क्वेश्चन की जो लाइन है वो पैराग्राफ में देखना, सेम लाइन कहाँ पे है, उसके बाद उस लाइन का अच्छे से मीनिंग समझना, और फिर अपने ऑप्शन देखना, आपका कॉम्प्रिहेंशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके अंकिता, ऐसे एक बार कॉम्प्रिहेंशन करके देखो, क्योंकि मैं ना, मेरे को ये तरीका 9th क्लास में थी मैं, तब से मैंने ये तरीका अडॉप्ट किया था। 9 से लेके आज तक मेरा एक भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। बिल्कुल, 2 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, एक होता है पेपर 1 के अंदर जिसमें 5 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं कि आएंगे ही आएंगे। एक होगा आपका पेपर 2 के अंदर जिसमें 10 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। तो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन लिया हुआ है, 30 मार्क्स। तो
कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे सोल्व करना और ऐसे सोल्व करके बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तब ये चीजें हैबिट में आएंगी, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी तब जाके फिर मेरे क्वेश्चंस ठीक होने लगे थे। तो ये नहीं कि एक दो बार प्रैक्टिस करोगे और तभी आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक नहीं हो तो फिर आप बोलोगे मैम ऐसे तो नहीं हुआ। थैंक यू करिश्मा। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, ओके अच्छी बात है। तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम 10 डेज के अंदर एक डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ जितनी भी नेगेटिविटी होते हैं ना वो रिमूव हो जाती है जब ऐसे बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मीनाक्षी, जब हम क्वेश्चंस टीआई के क्वेश्चंस करेंगे तब देखना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपके 5 से 10 मिनट लग रही हैं तो ऐसे डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे हैं। सिर्फ डीआई में अगर आपका टाइम लग रहा है, बाकी आप क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हो तो टाइम मैनेज हो जाएगा। बस उस 10 मिनट को आपको 5 मिनट पे लेके आना। शुरू शुरू में जब इंटरेक्शन करते हैं ना तो ऐसे ही लगता है, बट फिर जब डेली क्लासेस लेते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तब एक्चुअल में नेचर का पता चलता है कि अ, कैसा नेचर है। करिश्मा, जो लोग डिमोटिवेट करते हैं ना कि जेआरएफ के बाद भी कुछ नहीं हो सकता, तो वो तो ये भी कहेंगे कि पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं होगा। बट जब हम एक तो जो डिफरेंस देखना, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और रही बात जेआरएफ के बाद कुछ नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, मेहनत करो, अपॉर्चुनिटी हमें खुद बनानी है। जैसे जेआरएफ होगा, अपने पीएचडी पे ध्यान दो, साथ ही साथ जब आप पीएच अगर वैसे भी कोई जॉब नहीं मिली ना, तो जब वहां पे पीएचडी जिस यूनिवर्सिटी से करोगे, वहां पे ना पीएचडी के फर्स्ट ईयर के बाद ही आप लोगों को वो खुद ही अपॉइंट, खुद ही अपने पास रख लेते हैं, खुद ही जॉब दे देते हैं। और साथ ही साथ आपका जो जेआरएफ की फंडिंग है वो तो आएगी आएगी। पायल, हमारे जो मैथ्स की यूनिट है, हमारी यूनिट नंबर 5 वो कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी जो यूनिट नंबर 6 है रीजनिंग, उसके भी हमारी 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं। वेरी गुड प्रिया। टेंशन मत लो चंद्रकांत, हो जाएगा डीआई। तो ऐसे ही देखो, जब हम डाउट सेशन में इंटरेक्ट करते हैं तो साथ में ही पता चलता है भाई कौन क्या कर रहा है, तो ऐसे ही सीखने को मिलता है। ऐसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करोगे, एक दूसरे के साथ जो अपनी नॉलेज है वो भी शेयर किया करो, क्योंकि नॉलेज है ना हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करने से बढ़ती है। वो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि हमारी, हम इनको कुछ बता देंगे तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे, नहीं। जिसकी किस्मत का जो है ना वो उसको उतना ही मिलेगा। वो कहने की बात होती है। उस फैक्टर को जिस दिन निकाल दोगे ना अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से उन बातों को निकाल दो कि भाई मैं इसको कुछ बताऊंगा तो मेरे से बहुत आगे निकल जाएगा। अरे अच्छी बात है, अगर आपने किसी की हेल्प की, उसका अगर काम हुआ, उसकी किस्मत में था। आपका काम है मेहनत करना और अपने तरफ से अच्छे रहना।
दीपमाला ऐसे तो ना अब क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर चला गया, ऑप्शन आ गया, एक साथ इनको दो क्योंकि कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं तभी कमेंट ऊपर चला जाता है ये तो मैं ना इसका आंसर आपके पास ग्रुप में शेयर कर दूंगी सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन मेरे को पता चल गया कौन सा है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं वो भी जो जिसका जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें एक दूसरे से जिसको जो चीजें नहीं आती, पता क्या बहुत बार क्या होता है, जैसे अगर हम एक ही बहुत सारे बच्चे हैं एक पर्टिकुलर क्लास सबने ली, लेकिन सबका जो समझने का तरीका होता है चीजों को एक्सेप्ट करने का जो तरीका होता है, जो थिंकिंग लेवल होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे ही ना चीजें, अगर जैसे कोई थ्योरी की क्लास ली है तो आपस में एक दूसरे से बात करके देखना कि भाई उसने उस थ्योरी को कैसे समझा है, आपने उस थ्योरी को कैसे समझा है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत काम आते हैं। मोस्ट वेलकम गाइस। तो जितने भी आपके पेपर 2 के ना जो ट्रिक है ऋतुराज, जैसे मेरा पेपर 2 तो कॉमर्स था, आपका जो भी है तो उसका जो पेपर 2 का ट्रिक है ना, सबसे पहले आपको क्या करो, पेपर 2 के कम से कम 5 से 6 साल के पीवाई क्यूज देखो और उस पीवाई क्यूज से एनालिसिस निकालो कि जो 10 यूनिट हैं हमारी उसमें से कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब कौन सी यूनिट स्कोरिंग है, बार बार कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है कि भाई यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यूनिट 2 से 6 से 7 देखने को मिल रहे हैं, ऐसे एनालिसिस निकाल लो। और एनालिसिस निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जिस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो यूनिट्स आपकी पसंद की भी है, तो पहले उन यूनिट्स को साइड में रख के उनको स्ट्रॉन्ग बना लो। उसके बाद जो वीक यूनिट्स हैं उस पे ज्यादा ध्यान दो। स्ट्रॉन्ग यूनिट्स के डेली सिर्फ रिवीजन करो और जो वीक यूनिट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ो। और यहाँ पे भी आपको 10 यूनिट को ऐसे पढ़ के जाना कंपल्सरी नहीं है, ये देखो कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ट्राई करना है, अगर आपके 100 क्वेश्चन है ना, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 से 80 जो क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन तो सबके ठीक होने चाहिए पेपर 2 में। नहीं नहीं परमदीप, 25 क्वेश्चन कैसे होते हैं यार, यूनिट से 10 यूनिट होती हैं, एक यूनिट से 25 क्वेश्चन आगे 100 तो क्वेश्चन हैं। सबका सेम है ये पेपर 2, चाहे कोई भी हो, किसी का ज्योग्राफी हो, पोल साइंस हो, हिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, क्वेश्चन 100 ही है। जैसे मैं अगर पेपर 2 की बात करूँ तो जो मार्केटिंग वाली यूनिट, कॉमर्स की जो बात करूँ, मार्केटिंग वाली यूनिट होगी, बिजनेस इन्वायरमेंट वाली यूनिट होगी, मार्केटिंग वाली यूनिट होगी, एचआरएम वाली यूनिट होगी, इसमें से 12 12 14 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोगों को। 160 नंबर ये पेपर 2 के हैं और पेपर 1 के 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपके 160 और 30 क्वेश्चंस उसके, ठीक है, मतलब 60, एक तरीके से 220 नंबर हर हाल में क्लियर है। पेपर 1 में 30 होने ही होने चाहिए जिसको जेआरएफ चाहिए, और पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस जिसके ठीक है उसका जेआरएफ है 100%। पेपर 2 में 80 और पेपर 1 में 30। तो तभी कह रही हूं मैं कि 10 की 10 यूनिट को ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपको लगती है कि ये मैं कर सकती हूँ, और यहाँ से क्योंकि आपको क्या कर रहा है,
पेपर से नंबर लेने हैं आपको हर हाल में, तो उन यूनिट्स को उठाओ जो स्कोरिंग यूनिट है और जो आपको आती भी है अच्छे से। तो ओके गाइस, ये था हमारा डाउट सेशन और आई होप आप सब के सब पॉजिटिव हो गए होंगे। अब अपना ध्यान सिर्फ किस पे लगाओ, अपनी तैयारी पे लगाओ, क्योंकि पेपर की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। फोकस अपना सिर्फ पेपर पे रखो और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स निकाल कर अपनी तैयारी पे लग जाओ। मोस्ट वेलकम एवरीवन। कल हम अपना करेंगे नया टॉपिक शुरू, और जो दीपमाला वाला क्वेश्चन है उसको मैं ग्रुप में सॉल्यूशन के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन तभी ऊपर चला जाता है तो यहाँ दिख नहीं रहा। थैंक यू दीपमाला, मधु एंड जोया। सोम प्रिया, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चांस है आ जाएंगे, बाकी देखते हैं। पेपर फिक्स है कि हमारा। थैंक यू सो मच। पायल अंकिता, बाय बाय एवरीवन। Bye bye guys and take care everyone.